हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पार्ट सी का एक क्वेश्चन है। क्या है? उसके अंदर पार्ट सी का आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन आईडी है ये आपका 70 40 93 है। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर जो इसका सलूशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मिस्टेक है। ठीक है, पहले ही हमने आपको बता दिया है मिस्टेक है जो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अंदर। बस सोचने की बात ये है कि क्या वो सही होना चाहिए या जो यहाँ पे हमने आपको बताया है ये सही होना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में पहले, ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। राइट, P कहता है x डेरिवेटिव t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स टी ग्रेटर देन 0, x 0 इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन दी गई है। ठीक है, x 0 इज इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे कंडीशन दी गई है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से कहा गया है क्यू स्टेटमेंट जो दी गई है, और यहाँ पे जो है कहता है कि y डेरिवेटिव t इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट, क्या है, माइनस स्क्वायर रूट वाई टी ग्रेटर देन 0, वाई 0 इज इक्वल्स टू 0। अब कहता है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। समझिए बात, पी ऑप्शन में कहता है, ऑप्शन फर्स्ट में P हैज यूनिक सोल्यूशन, Q हैज यूनिक सोल्यूशन ऑप्शन सेकंड के अंदर। तीसरे ऑप्शन में कहता है P हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। फोर्थ ऑप्शन में कहता है Q हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप से जो है आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दूसरी चीज़ मन में आ रही तो उसको मत सोचिए। ये आपका क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और ओडी का क्वेश्चन है। राइट, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्लियरली यदि हम बात करें, बिल्कुल अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया है, सॉल्व बिल्कुल नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए x 0 इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे भी y 0 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर हम इसको जो है, जो इसकी इनिशियल कंडीशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बात छोड़िए, जो इनिशियल कंडीशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे राइट साइड क्या है, 0 है। ठीक है, 0 पे 0 दी गई है। इसका मतलब जो है जो P और Q होंगे तो यहाँ पे जो है अगर कोई प्लस का C कांस्टेंट अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता तब तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ऐसा नहीं है तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो इसका ये हो गया। दूसरा, हम इन दोनों का सोल्व करके निकाल देते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि C की वैल्यू वहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है दूसरे केस में हमें ऐसा मिल रहा है कि इसका जो है सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। ऐसा कोई भी यहाँ पे केस अराइव नहीं हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आंसर इन लोगों ने गलत दिया है। और यहाँ पे जो है कैसे करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं और सोल्यूशन जो चीज़ें हमने कहा उसको हम प्रूफ भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x डेरिवेटिव t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स टी और t ग्रेटर देन 0, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है। P स्टेटमेंट का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम x 0 इज इक्वल्स टू 0 लेकर के मान लेते हैं कि कोई हमारा x t इज इक्वल्स टू 0 हमारा कहते हैं कि हम इसका सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब अगर हम इसके डेरिवेटिव करें x t इज इक्वल्स टू 0 का तो ये भी 0 आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इसका जो x t इज इक्वल्स टू 0 है एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यही चीज हमने लिख दी है, x t इज इक्वल्स टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा, अब यहाँ से सिर्फ एक सोल्यूशन निकालने से हम इसको डायरेक्ट यूनिक सोल्यूशन नहीं बोल देंगे। ये गलती आप कभी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मत करिएगा।
ठीक है। अब जो दूसरा निकालते हैं, दूसरा हम इसको जैसे ओडी सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसके पास 2 सोल्यूशन हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 सोल्यूशन नहीं, अगर हम उसको डिफरेंट वे से सॉल्व करें तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे। 2 तो छोड़िए, 2 को हम ऐसा निकालते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को निकालना एग्जाम के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो फिलहाल हम किसी तरीके से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे 2 सोल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, ठीक है। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, और आप सबने जो है इसको यहीं पे निकाल करके और इसको जो है dx अपॉन dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी एक्स टी। अब इसको जब हम ओडी के तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सिंपली सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन करना होगा ताकि हम डिफरेंशिएशन को गायब कर सकें। और जब इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट नया यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ पे जो है जब कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए जो हमें कंडीशन दी गई है उसको हम यूज करेंगे। और यहाँ से हमें C1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, हमें C1 की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसलिए जो है हमें सेकेंड जो मेथड से हमने किया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सोल्यूशन मिल रहा है xt इज इक्वल टू t² मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली जो P स्टेटमेंट है इसके अंदर xt इज इक्वल टू 0 और xt इज इक्वल टू t² इज अ सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की 2 सोल्यूशन मिल गए, चाहे वो ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल हो, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। बात को समझिए, ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, ट्रिवियल भी यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए C की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल पाती, C की वैल्यू निकालने में हमें प्रॉब्लम आती, तब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है जो कि ट्रिवियल है और यूनिक भी रहेगा, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे केस अराइव नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे ऐसा केस अराइव नहीं हो रहा है, 2 सोल्यूशन यहाँ पे सिंपली निकाले जा सकते हैं। अगर 2 यहाँ पे निकल रहा है इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और इस इंटरवल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ऑप्शन पे आइए, P के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर P के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो है चलिए Q के लिए यहाँ पे बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या है, माइनस वर्ड यहाँ पे अलग से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, चीजें हमने लिख रखी है, और चलिए इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे आप करेंगे y डेरिवेटिव t इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट वाई टी और t ग्रेटर देन 0, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल हमने A to Z चीजें लिख रखी है, आप इसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको ये पता चल सके कि यहाँ पे जो है गलती किसकी है, गलती स्टूडेंट्स की है या फिर गलती CSIR नेट की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। y0 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, लेट y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमने मान लिया, एक तो हम मान के करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर राइट साइड 1 होता तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती, सिर्फ हम यही सोल्यूशन निकाल पाते जो सेकेंड वाला निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 होता तब इसके अंदर जो है यूनिक सोल्यूशन आता, अगर यहाँ पे 1 नहीं है इसका मतलब इसके पास भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 होता तब तो इसके अंदर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये कैंसल आउट होता, और ये कैंसल आउट होते ही आपका सिर्फ इसी मेथड से एक ही सोल्यूशन मिलता, तब आप यूनिक बोल सकते थे, अदरवाइज आप यूनिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बात को समझिए। और यहाँ पे देखिए y0 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए बात को, y0 इज इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे जब हम लेते हैं कि y टू t इज इक्वल टू 0, अगर इसका एक सोल्यूशन हम मान लिया, हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, अगर कर लिया तो देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई भी होता है या नहीं। मैथमेटिक्स तो ये भाषा बोलती है कि अगर आपने सोल्यूशन माना है तो वो आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सभी की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब इसको भी कर रहा है सेटिस्फाई, इसको भी कर रहा है सेटिस्फाई। y इज इक्वल टू 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है क्योंकि सेटिस्फाई करके हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव किया हमने जीरो, यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट जीरो, और जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे जो है जीरो ही मिलेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर से जीरो आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है। वाई टी इज इक्वल टू जीरो जो हमने लिया था, अपने आप से सपोज किया था, ये भी हमारा सेकेंड का जो इक्वेशन नंबर सेकेंड इसका सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सो वाई टी इज इक्वल टू जीरो इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट वाई टी। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, एक तो सोल्यूशन ये मिल गया, दूसरा हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जब सोल्व करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे जो है ये आपका फिर से हो जाएगा क्या, इसको जैसे आपने P के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया है उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम Q के लिए भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर रहे हैं, और सिंपली निकल रहा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आ रही है। यहाँ पे C2 की वैल्यू भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकल जा रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट वाई टी, और माइनस को हम यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है y की पावर माइनस वन बाई टू प्लस का वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई की पावर वन बाई टू, और इसको हम d को हटाने के लिए, डिफ्रेंसिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन हटाते ही एक कांस्टेंट ऐड होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे भी y जीरो इक्वल टू जीरो दिया है, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस C2, और यहाँ पे C2 की वैल्यू जीरो मिल गई, और यहाँ पे 2 इंटू वाई की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस का t, और यहाँ पे जो है 2 को इसके नीचे लेके आएंगे, माइनस का t बाई टू हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ पे अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन टू का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी आपका सोल्यूशन मिल रहा है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, अगर आपका दोनों अलग अलग क्वेश्चन होता या एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो प्रॉब्लम क्या हो गई? यहाँ पे भी दो सोल्यूशन मिल रहा है, उसका भी दो सोल्यूशन मिल रहा है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर, इसका भी सोल्यूशन मिल रहा है, वाई टी इज इक्वल टू जीरो जो है क्यू वाले जो स्टेटमेंट दी गई है उसका जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के पास भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ भी हमारा ट्रू है। क्या है? ऑप्शन फोर्थ भी हमारा ट्रू है। चलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन फोर्थ भी हमारा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमें एक रिजल्ट पता है कि y की पावर अल्फा और y की पावर पता नहीं क्या करते हैं। अब वो सब चीज़ें हमें नहीं पता, वो सब चीज़ें हमें नहीं पता है। रिजल्ट के बेसिस पे हम नहीं चलेंगे, हम सोल्यूशन डायरेक्ट निकाल रहे हैं। इसके पास दोनों के दोनों केस में दो सोल्यूशन मिल रहा है, और जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास दो सोल्यूशन मिलता है तो उसके पास जो है दो सोल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के ऊपर दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट के अंदर हम पिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ट्रू होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड आपका ट्रू नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती यहाँ पे क्या हुई है, हमें तो लगता है कि यहाँ पे जो है इन लोगों का आंसर जो भी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होगी। और क्वेश्चन के अंदर अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे क्यू के अंदर y जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट साइड में कोई भी हम नॉन जीरो कांस्टेंट दे दें। क्या है, यहाँ पे अगर हम राइट साइड के अंदर y जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई भी 1 2 कुछ भी ले लीजिए, बट कांस्टेंट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तब जाके जो इनकी ऑफिशियल आंसर की है तब मैच करेगी, अदरवाइज मैच नहीं करेगी। ठीक है, जो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ट्रू होगा। बट यहाँ पे अगर हम इनकी आंसर की मैच करवाएं तो यहाँ पे हमें y जीरो इज इक्वल टू वन, कोई जो है y जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कोई सा भी कांस्टेंट ले लीजिए, नॉन जीरो आना चाहिए। 1 ले लें, ये 2 ले लें, 3 ले लें, 100 ले लें, 1 लाख ले लें, कुछ भी ले लें, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो। नेगेटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ये ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगर y जीरो इक्वल टू जीरो है कंडीशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही मेंशन है। अब यही मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आंसर निकाला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। अगर इसका आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ट्रू आ रहा है। यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रू नहीं आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में CSIR नेट की जो है वो सेकंड और थर्ड ट्रू है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी जो है क्वेश्चन के अंदर अगर मिस्टेक है तो उसको सही करना चाहिए, और जो इनकी कमियां हैं उनको ये जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब जो भी हो उनको जो है अपनी
सारी चीज़ें जो है चेक करनी है कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, ये CSIR नेट वालों का काम है। वो अपनी ऑफिशियल आंसर की देखें, यहाँ तक कि क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे जाके देखें और उन्होंने क्या बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, वो चीज़ें उनको चेक करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, टीचर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकता है कोई तो CSIR नेट के अंदर जो है जो कमेटी होती है उसके अंदर का ही कोई मेंबर जो है इसको ठीक कर सकता है। जिसका भी ये काम है उसको ठीक करना चाहिए। और यहाँ पे जो है कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटराइज काम हो जाता है और कंप्यूटराइज काम होने की वजह से चीज़ें हमें जो है 3 से 4 बार हम देखते हैं फिर भी हमें कमियां पता नहीं चलती। और यहाँ पे जो है और इस तरीके से अगर कमियां हमें नहीं पता चलती 3-4 बार देखने पे तो कोई बात नहीं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना होता है कि कुछ ही लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन जो CSIR नेट के एग्जाम में अगर ऐसी कमियां हो रही हैं तो ओवर इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के पास जा रही हैं। कोई भी 120 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिसप्रिंट या मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत के साथ अपनी जो है प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, 3 घंटे एग्जाम में बैठते हैं। तो डेफिनेटली इसके बाद उनको जो है बेसब्री के साथ रिजल्ट का इंतजार होता है। और अगर ऐसा होगा कि क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन गलत उनका माना जाता है तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके, और इसके आगे हम कुछ और नहीं कहना चाहेंगे, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे CSIR नेट वालों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे, ये वीडियो वो लोग भी देखें और जो कमियाँ हैं उनको सुधार करें। ओके, थैंक यू सो मच। से सहमत हैं ऑप्शन 3 और 4 से तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ऑफिशियल जो CSIR नेट का आंसर है उससे सहमत हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।